वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर सख्त तनकीद की है। उनकी पॉलिसियों और सियासत को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दिया है। वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम से जुड़े तकरीबन हर मामले पर बात की और उन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए और दोहराए। एक मौके पर तो वजीर आजम ने कहा कि खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, इमरान खान फ्रॉडिया है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान के हवाले से घबराहट का शिकार है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी। आपके ख्याल में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि वो सियासी आदमी है, पॉलिटिकल एनिमल। तो जो भी सियासी होगा वो सियासी बात करेगा और प्राइम मिनिस्टर का मनसब सियासी है। इससे पहले भी लोग बातें करते रहे, बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। इमरान खान साहब तो रोज़ करते और इल्ज़ाम भी वो लगाते हैं। तो एक तरफ के इल्ज़ाम को आप घबराहट कहेंगी, दूसरी तरफ के इल्ज़ाम को आप हिकमत अमली कहेंगी। तो मेरा ख्याल है ये गलत है। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही। और क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आजम साहब हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होता कि अगर वो कौम को मुख्तलिफ मामलात पर एतमाद में लेते। मैं सिर्फ इस लिहाज से आपसे पूछना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रहनुमाई फरमा दी। मुझे ज़रूरत पड़ती है ऐसे गाइडेंस की बार बार। प्रेसिडेंट साहब भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐवान में आज ये क्यों कहा कि इंतखाबात की तारीख दी जाए? प्रेसिडेंट साहब भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्यों कहा कि मैंने इस हुकूमत को मीडिया की आज़ादी के लिए तहरीरी हुक्म दिया है? पिछली हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा, मैंने ज़ुबान नहीं कहा था। उन्होंने क्यों कहा कि अब हम जो हैं सूरत हाल में लोगों को लापता होने से बचाएं? पीछे लोग लापता नहीं हुए थे। तो सबको अपने अपने मुकाम पे रहना चाहिए, सबको अपने अपनी जगह पे रहना चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है और अगर इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं तो उसको उसके पसपन में रखना चाहिए। घबराहट दोनों तरफ है, घबराहट इधर भी है, घबराहट उधर भी है। उधर घबराहट ये कि 25 लाख आदमी फवाद चौधरी साहब ला रहे हैं। अगर 25 लाख का 10% भी आ जाते तो मेरे ख्याल में घबराना चाहिए हुकूमत को। इस्लामाबाद है, छोटी सी जगह है, 2.5 लाख लोग कैसे आएंगे उसके अंदर? याद होगा फजलुर रहमान ने जब एक जलसा जुलूस किया था तो हमने यही बात की थी कि इस्लामाबाद छोटी सी जगह है, वहाँ अगर 50,000 भी आ जाते हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो मेरा ख्याल ये है कि घबराना सबको चाहिए, हालात को ठीक करना चाहिए। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डिबेट हुई है, जो बहस हुई है, वो अगर आप पढ़ जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है और किस तरह लोग रास्ते तलाश करने वापसी के, पार्लियामेंट में वापसी के और साहिबानों में वापसी के। तो घबराए हुआ तो हम लोग घबराए हुए यार, हम घबराए। हमने आज माइक्रो इकोनॉमिक अपना वो देखा, पेशगोई देखी, हम घबरा। हमें पता है तेल महंगा होने वाला है, हमें पता है कि सैलाब की वजह से हम पे आफत आने वाली है, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, महंगाई बढ़ने वाली है। तो घबराए हुए तो असल में अवाम है। ये अशराफिया है जो घबराती नहीं है, जो खेल खेलती है। मैं इतनी बात अर्ज कर रहा हूँ कि घबराहट अवाम को होनी चाहिए। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि घबरा तो अब इस वक्त आवाम रहे हैं और घबराहट वाकई आवाम को होनी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। अवैस तौहीद साहब, आपके ख्याल में क्या अब सियासत यही रह गई है कि कोई भी जो है वो टीवी पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और दूसरी जमात पर तनकीद शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो स्क्रीन पर आके अपने शोबे के बारे में कौम को आगाह करें, आवाम को एतमाद मिले? शुक्रिया शाइस्ता। देखिए, ये तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि पार्लिमानी जो साल है उसका आगाज़ किस तरह हुआ है कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन के अंदर जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब खिताब कर रहे थे और वह गैर सियासी खिताब था और मैं समझता हूँ कि उसके नुकात भी ठीक थे और उन्होंने पोलराइजेशन जो सियासी एक इंतशार फैला हुआ है उसके ख़ात्मे की बात की है। उसमें 50-55 अरकान मौजूद थे उस पार्लियामेंट के अंदर, तो ये कोई पार्लियामेंट की तौक़ीर तो नहीं हुई। दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल सियासी आदमी हैं, सियासी बात करनी चाहिए। सियासी सवाल जब होएगा तो सियासी बात जवाब भी होगा। लेकिन अगर वो एक बड़े तहम्मुल से बात करते और इश्यूज़ बेस्ड होते, मैं समझता हूँ कि बिलावल
भुट्टो साहब जो है उनकी सिंध के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मच बेटर, वेल थॉट, वेल प्लान्ड, और उनसे जब सवाल एक दो ही हुए सियासी, उसके जवाब उन्होंने बड़े तरीके से दिया, एक दो पे दे दिया जिससे शायद सुर्खियाँ बन गई। लेकिन मुझे जो आपका सवाल है शायद, मुझे ये लगता है कि सियासतदान जो हैं वो अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि पार्लियामान की तौक़ीर कैसे होती है, जमहूर की तौक़ीर कैसे होती है। उनको भी वही चस्का आ गया है जो मीडिया के बदकिस्मती से शायद सुर्खियों का है कि एक दूसरे को इल्ज़ामात दो और उसके बाद फिर खिल्लियाँ उड़ाओ और रात को प्राइम टाइम शोज़ देखो और उसके ऊपर चाय और उस पर कह लगाओ और अगले रोज़ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मसला शुरू हो जाए। मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं या उनकी जो हुकूमत है वो बिल्कुल उस नफसियाती हसार में है जो इमरान खान साहब ने खींचा हुआ है कि वो लॉन्ग मार्च या अपनी आखिरी हरबा या अपना आखिरी हथियार या ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने के लिए इस्लामाबाद पिंडी में आ रहे हैं, और वो भी शरीफ ख़ानदान के गढ़ में, सियासी गढ़ में, पंजाब में वो मोबिलाइज़ करें अपने वर्कर्स को। तो ये देखना यह है कि हुकूमत कितने तहम्मुल से काम लेती है और खान साहब के नफसियाती हिसार को नफसियाती तौर पे जवाब देती है, या फिर 30-35 हज़ार के जो फोर्सेस की जो धमकियाँ हैं उससे। मैं समझता हूँ कि तहम्मुल से काम लेना चाहिए, जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। खान साहब इस वक्त मेरे ख्याल में थोड़े बेसब्रे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं डेस्परेशन नज़र आ रही है, और लगता यही है कि आने वाले बहुत अनकरीब 2-3 हफ्तों के अंदर वो लॉन्ग मार्च के लिए बिल्कुल तैयार लगते हैं मुझे। ठीक, यानी दोनों जानिब से तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा किया जाना चाहिए। ज़ुनैरा, जैसा कि एनबीसी ने कहा कि घबराना तो इस वक्त अवाम को ही चाहिए, लेकिन क्या लगता है, क्या हुकूमत इमरान खान की सियासत से परेशान नजर आ रही है, इसलिए इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हम देख रहे हैं? जी शाइस्ता, काफ़ी डिफेंसिव पोस्चरिंग थी आज शहबाज शरीफ की, और डिफेंसिव गवर्नमेंट्स होती हैं जब इतनी सख्त अपोजिशन का सामना हो तो डेफिनेटली डिफेंसिव पोस्चर होता है, लेकिन आपने उसे छुपाना होता है, आपने उसे शो नहीं करना होता, आपने अपनी डेस्परेशन को यूँ सामने ओपन बुक की तरह नहीं रखना होता। तो अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब की, सिर्फ अगर मैं उनकी ज़ात की हद तक बात करूँ, उनकी लीडरशिप का स्टाइल मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टरशिप के लेवल पे अभी नहीं है। ना उनकी गुफ्तगू वैसी है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज डिप्लोमेटिक है जब वो इंटरनेशनली हमें चीज़ें कन्वे करते हुए नज़र आते हैं, ना उनका कंटेंट राइटर, मुझे नहीं पता कौन है उनका कंटेंट राइटर ही थोड़ा सा उनको अगर गाइड कर दे, और प्रेशर भी करना हो, सिंपल सियासत भी करनी हो, तो अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके बैठ जाएं तो मेरे ख्याल है कि प्रीमियरशिप जो आपका फोकस है ना क्वेश्चन का, कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऐसी बात करनी चाहिए, तो वो जब इमरान खान भी गलत बात करते थे तब भी हम यही बात कहते थे कि सूट नहीं करता, दिस इज़ नॉट वेरी, जब ट्रंप उस तरह की बातें करते थे हम कहते थे इट इज़ नॉट वेरी प्रेसिडेंशियल, तो दिस इज़ नॉट वेरी प्राइम मिनिस्टर लाइक, जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे थे और जो बातें कर रहे थे। आप अपनी दुश्मनी निकालें, आप अपनी अपोजिशन शो करें, देयर आर बेटर वेज ऑफ डूइंग इट। यहाँ पे बैठ के पर्चे लहराने का भी बहुत फैशन है कि ये देखें उन्होंने अपनी बेगम को ये प्लॉट अलॉट किए, ये किया, वो लेके बैठ जाएं, लेकिन इस तरह की खुदा की कसम वो एक फ्रॉडिया है, इट्स बियॉन्ड मी कि ये एक प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है। दूसरा ये कि हमने भी कुछ इस कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है सियासतदान है तो सियासी बातें ही करेगा, कोई बात नहीं, इसने किया है तो उसको भी करने दो। उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका नुकसान हमें ही हो रहा है, किसी एक को नहीं ब्लेम कर सकते हम कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो गई सिर्फ इस पार्टी की वजह से। सबका कलेक्टिव बिहेवियर ऐसा है जैसे पार्लियामेंट तो आपकी कोई आगे पड़ी हुई प्लेट है, उसको जैसे मर्जी यूज़ करेंगे हम और हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। सो इस कल्चर की नफ़ी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, और इस वक्त इस बेतौकीरी में सारे अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सही, यानी कलेक्टिवली जो है वो बिहेवियर में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने बहुत स्कैंडल्स गिनवाए, अब वो खुद हुकूमत में हैं तो फिर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? बार बार स्कैंडल्स के बारे में बताने या गिनवाने से क्या होगा? हुकूमत ने तो स्कैंडल्स पर कार्रवाई नहीं करनी होती, इसके लिए तो तफ्तीशी इदारे मौजूद हैं। हुकूमत तो ज़्यादा से ज़्यादा उन स्कैंडल्स को किसी तफ्तीशी इदारे की तरफ भेज सकती है। हुकूमत के पास खुद तफ्तीश करने का, किसी को पकड़ने का इख्तियार नहीं होता। और मैं समझता हूँ अगर एज एक वो पार्टी के सदर भी तो हैं ना, PMLN के टूट्स हैं उनके ऊपर, जैसे इमरान खान साहब के पास 2 हैट्स थे, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और अपनी पार्टी के चेयरमैन भी थे।
जिस किस्म की ज़ुबान इमरान खान यूज़ करते थे वैसी ज़ुबान तो शहबाज शरीफ यूज़ नहीं करते हैं। उससे तो कोई 1000 गुना ज़्यादा तहजीब याफ्ता गुफ्तगू करते हैं शहबाज शरीफ। जो गुफ्तगू इमरान खान साहब करते हैं उनसे तो कोई 1000 गुना ज़्यादा तहजीब याफ्ता गुफ्तगू की जाती है। और कंटेंट भी उससे, अगर गालियाँ ही बेहतरीन कंटेंट है, अगर लोगों का नाम बिगाड़ना, चोर डाकू कहना और लोगों को मेरे मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन पर मबनी एक ही तकरीर 4 साल कौम को करना, तो आप तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज परेशान हो गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम टोन पे बात कर ली है, तो आपको लग रहा है कि बड़ा माहौल ख़राब हो रहा है। हम तो 4 साल एक वज़ीर आज़म की एक ही तकरीर सुनते रहे। फर्क क्या रह गया मुजम्मिल साहब? फिर फर्क क्या रह गया? यू हैव टू पे इन सेम कॉइन्स। जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर एक पार्टी बना देगी उसको उसी तरह लेकर चलना पड़ेगा। अकेले तो कोई यहाँ पे इनकलाब नहीं ला सकता। अगर एक वो थप्पड़ मारी जाए, ये गाल आगे करी जाएंगे, अब आप दूसरे गाल पे थप्पड़ मारते हैं, अब आप हमारे पहले गाल पे दोबारा थप्पड़ नोश फरमाए, अब हमारा दूसरा गाल आपको फिर आते रहे। आप ये चाहते हैं पॉलिटिक्स में तो ऐसे नहीं हो सकता। एक साइड से मुसलसल गालियां निकाली जा रही हैं और दूसरी साइड ने एक फिक्रा कह दिया है, तो आज कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहना चाहिए। वो जो 4 साल बतौर वजीर आज़म खड़े होकर कहता रहा कि तुम्हारी तो आप मेरा नाम लेते हैं तो आपके खामन को बड़ा जलत होता होगा। वो वजीर आज़म के सतह की गुफ्तगू थी किसी खातून लीडर के बारे में। क्या आपके हस्बैंड बड़े माइंड करते होंगे जब आप मेरा नाम लेते होंगे? वो बड़ा अच्छा कंटेंट राइटर था प्राइम मिनिस्टर का, जिसने ये फिक्रा लिख के दिया। आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी एनबीसी। मैं कहना चाह रहा था कि ओवैसी साहब ने बहुत आइडियलिस्टिक बात की है कि पार्लियामेंट इस तरह नहीं होती। हमारे यहाँ पार्लियामेंट इसी तरह होती है। गो बाबा गो से अगर आप शुरू करें तो गो मुशर्रफ गो जरदारी गो, ये तो आज तो नहीं हुआ ना। ये आज तो कोई मतलब सेनेटर मुश्ताक ने वजीर अली वजीर की रिहाई का मुतालबा किया सिर्फ खड़े होकर चिल्लाकर। और सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि पीटीआई के अपने सेनेटर्स वो अंदर हाउस में नहीं थे, एक भी नहीं था, सब बाहर थे, लॉबी में घूम रहे थे। तीसरी बात ये कि प्रेसिडेंट ने गलत बहनी से काम लिया है। प्रेसिडेंट ने तौहीन की अपने मनसब की। जब प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मुझे ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का तो पता ही नहीं था, अब पता चला कि अरे जस्टिस जावेद इकबाल के साथ क्या हुआ था। उससे अलावा पहले भी इसी पिछले दौर में ऑडियो लीक्स भी आई, वीडियो लीक्स भी आई, उनका इस्तेमाल भी हुआ, लोग लापता भी हुए, उस पर कोई बात नहीं हुई। ठीक लगे आज़ादी सहाफ़त का मैंने ज़ुबानी कहा था इमरान खान साहब से, इनको तहरीरी का है। तो बहुत डिफरेंट है प्रेसिडेंट में। ये सदारती खिताब नहीं था, ये एक अजीब व गरीब खिताब था ये। और मुझे अफसोस है कि गुलाम इसाक़ का खिताब बहुत अच्छा था, मुशर्रफ का खिताब बहुत अच्छा था। ये खिताब, इस खिताब को मैं 10 में से 2 पॉइंट दूंगा। चलें अवैस तौहीद साहब, क्या आपके ख्याल में हुकूमत इमरान मुखालिफ जवाबी बयानियां बनाने में कामयाब हुई है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके? देखिए शाइस्ता, एक ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि ये बार बार हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब रियासती निज़ाम को अपने सामने ढेर करना चाहते हैं और अवामी ताकत को ढाल बनाना चाहते हैं, और दूसरी जानिब उनको रियासत की तरफ से मुस्तकिल वार्निंग्स मिल रही हैं और वो हर्डल्स हो रही हैं और उनकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है। लेकिन खान साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जी अपनी अवामी ताकत को वो भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करें और जाड़े की जो लहर है उससे पहले वो इस हथियार को इस्तेमाल करें, लॉन्ग मार्च का। मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी खान साहब के ख़िलाफ़ एक बयानिया तो है। खान साहब की ऑडियो लीक्स हों या साइफ़र का जो मुबैना जो जिस तरीके से सरफेसिंग हुई है, जो आज़म खान साहब के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है या जो लीक की गई है, लीक हुई है, और साथ साथ में फिर उनके 2 दरीना मुतालबात, यानी कि फिलफौर इलेक्शन कराया जाए और आर्मी चीफ़ की तैनाती नई हुकूमत करे या उनकी मशावरत शामिल हो, तो ये दोनों बातें नहीं हुई। और मुझे लगता है कि एक सेटबैक हुआ है उनको, एक मुलाकात जिसका चर्चा हुआ है और वो
ख़ुद ऐवान सदर में वो मुलाकात जिसका बहुत चर्चा है, जिसमें इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं हमारी मेमन के साथ इंटरव्यू में कि मैं सच बोल नहीं सकता और झूठ बोलना नहीं चाहता। तो उधर से भी जो मामलात हुए हैं वो इमरान खान साहब के लिए कोई फेवरेबल नहीं है। अब जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इन क्लियर सो मैनी वर्ड्स कह दिया कि मैं मुकर्ररा वक्त जो है उस पर रिटायरमेंट लूँगा, तो उससे कहीं ना कहीं उनके जो खौफ है या शुक्क शुबात है या जिसमें बहुत चर्चा है जो पूरे पाकिस्तान के सियासी हलकों में नाम लिया जा रहा है, तो खान साहब और उनके जो करीबी हलके हैं वो ये समझते हैं कि कहीं वो उनकी तैनाती तो नहीं होगी। हालांकि जो सारे 3 स्टार जनरल्स हैं वो अहल होते हैं और ये एक फ़ैसला बड़े तरीके से होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी 70 साल की तारीख में हमेशा जब भी तकरीरी का मामला हुआ, एक्सटेंशन का मामला हुआ, उसमें हमने सियासी तूफ़ान या सियासी इंतशार देखा जो बहुत बदकिस्मती है हमारी जैसी रियासत और मुमलिकत के लिए, जो कि बदकिस्मती भी है। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, हम देख रहे हैं इस वक्त सियासी माहौल बहुत गर्म है। हुकूमती अरकान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का जल्द वो ऐलान कर देंगे। आपके ख्याल में हुकूमत की तैयारी तगड़ी नज़र आती है लॉन्ग मार्च को रोकने की, या फिर खान साहब की तैयारी नज़र आती है तगड़ी कि वो लॉन्ग मार्च करने जाएंगे और बड़ा तगड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे? शाइस्ता, इस दफ़ा जो लॉन्ग मार्च है ना, उसका मुझे जो मॉडल है वो उस तरह का नहीं लग रहा जो 25 मई वाला था, और ये ज़्यादा परेशान कुन बात है गवर्नमेंट के लिए भी और ऑफ कोर्स हमारे लिए भी, क्योंकि किसी भी किस्म का केओस या एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकती हैं एज अ कंट्री। सिर्फ ये समझना कि चारों रास्तों से या 2-3 जितने भी रास्ते हैं उससे कैपिटल की तरफ चले जाना और एक ख़ास जगह पे पहुंच के बैठ जाना ही परेशान कुन है, नहीं। एक और मॉडल ये भी डिस्कस हो रहा है कि हर गली हर शहर में जिस शहर में जहाँ लोग हैं उनको इतनी दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े, वो जहाँ हैं वो वहीं होने की बुनियाद पे, जिस तरह लाहौर में लिबर्टी चौक एक सेंटर बन जाता है, पेशावर में एक और जगह बन जाती है, मुल्तान में कोई और जगह बन जाती है, उन जगहों को पूरे पाकिस्तान में यूज़ किया जाए एक तरह का धरना देने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर वो सिचुएशन हो गई तो फिर ये इस्लामाबाद का लॉकडाउन किस काम आएगा, और आप अंदाज़ा करें कि किस केओस का हम शिकार होंगे और किस हद तक मुल्क जैम हो जाएगा। तो पहले ही आपके किसान बड़ी मुश्किल से उनके साथ मामला रफा दफा हुआ है, उसके बाद आपके ट्रैक्टर्स जिनका असल काम लॉजिस्टिकली इधर उधर आना जाना है, उनका ज़बरदस्ती लेके ये इस्तेमाल के रास्ते बंद कर दिए जाएं, और ये जब भी हुआ इसमें नुकसान इकोनॉमी का होता है और छोटे और बड़े ताजर का होता है। सो थिंग्स आर वेरी डाइसी, और एक दूसरे से बातें छुपाने का मकसद ये है कि ये लोग एक दूसरे को सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। अब उस सरप्राइज़ देने में कौन मैच्योरिटी का इजहार करता है कौन नहीं करता, मुझे वो कहीं नज़र नहीं आ रही लहर। उसकी वजह यह है कि आज बिलावल भुट्टो ने भी एक दफ़ा ये कह दिया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सैलाब जैसी सूरत हाल में तो हम इलेक्शंस को डिले करने का भी सोच सकते हैं, यानी जो हम नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं जब वो ड्यू होनी है, इससे भी आगे इलेक्शन का मामला जा सकता है। सो इस वक्त गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है, तख्त के ऊपर कब्जों की गेम चल रही है, आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, अगर तो लॉन्ग मार्च होता है तो क्या इस लॉन्ग मार्च के मौके पर तसादुम का खदशा नज़र आ रहा है? ये तसादुम तो ज़रूर होगा, और मैं कहता हूँ इस्लामाबाद एंट्री पर ही तसादुम शुरू हो जाएगा, और गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, और मेरे ख्याल में दाखिले पर ही तसादुम शुरू हो जाएगा, और ये सख्त तसादुम होगा, और ये कोई मामूली तसादुम भी नहीं होगा। अगर दोनों पार्टियाँ तैयार होकर आ रही हैं तो मुझे ये काफ़ी खूनी तसादुम के खदशात भी नज़र आते हैं। मेरी तो दुआ है कि जो जुनैरा कह रही हैं वो सच हो, कि ये अपने अपने शहरों में बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सब ने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो ज़्यादा खूनी मंजर नज़र आता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने रेट रखेगी। सबका हक है ना जी, हक तो आज प्राइमरी असातिज़ा का भी था पेशावर में, जिनको मारा केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट ने, आंसू गैस मारी है, लाठी चार्ज किया है प्राइमरी के असातिज़ा पे, एहतजाज तो उनका भी हक था।
फिर वहाँ आज ना मारते, उनको वज़ीर आला हाउस पर कब्जा कर लेने देते, तो हम कहते कि भाई यहाँ वज़ीर आज़म हाउस पर भी कब्जे की इजाज़त होनी चाहिए। अगर केपी में असातिज़ा को एहतजाज का हक नहीं है और के वज़ीर आला हाउस तक, तो यहाँ कैसे हक हो सकता है? मतलब वो खुद तो देने को तैयार नहीं है जो मांग रहे हैं, मतलब जो वो दूसरों से मांग रहे हैं, खुद वो नीचे प्राइमरी असातिज़ा को देने को तैयार नहीं है। वो असातिज़ा उनसे इक़्तिदार तो नहीं छीन रहे थे, वो तो अपने मुतालबात मान रहे थे। वो असातिज़ा को वज़ीर आला की जगह को वज़ीर आला बनने तो नहीं आया हुआ था, वो तो अपने कोई तो सैलरीज के लिए आए हुए थे। तो ये तो इक़्तिदार छीनने आ रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा करने आ रहे हैं, उन्हें इक़्तिदार से निकालने आ रहे हैं। ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स है, वो तो नहीं थी। वो तो मासूम असातिज़ा को एहतजाज नहीं करने देते और अपने लिए अनोखा लाडला खेलने को चांद मांग रहा है। सही, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सारफीन के सामने रखा कि वज़ीर आज़म शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बार फिर इमरान खान पर सख्त तनकीद की है, तो क्या हुकूमत इमरान खान के हवाले से घबराहट का शिकार है? 39% लोगों का ख्याल ये है कि जी हाँ, हुकूमत घबरा रही है, और 61% लोगों का ख्याल है कि नहीं, हुकूमत घबरा नहीं रही है। ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से इस्तीफों का मामला ताहाल हल नहीं हो सका है। तहरीक इंसाफ ने एक तरफ तो इस्तीफों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है, तो दूसरी तरफ जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं उन 10 ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। आज उसी दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीक इंसाफ की वकील से सख्त सवालात किए और कहा कि जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो पार्लियामेंट में जाकर बैठें। सवाल यह है कि क्या कौमी असम्बली में वापसी के मामले पर तहरीक इंसाफ तकसीम का शिकार हो सकती है? अवैस तौहीद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि तहरीक इंसाफ का इस्तीफों के मामले पर आपके ख्याल में मौक़िफ़ है क्या? देखिए, 2014 में भी हमने देखा था, उन्होंने इस्तीफे दिए थे, उसके बाद फिर वापस हुए थे, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल दूसरी थी। उस वक्त तो इक़्तिदार में नहीं थे, इस वक्त तो इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट में और एक साजिशी जो एक पूरा उनके ख्याल में कंस्पिरेसी हुई थी उसको पूरा बयान करके और इन मैस रेजिग्नेशन दे के 155 के लगभग लोग थे, 123 फिर रह गए थे। तो ज़ाहिर बात है तक़सीम तो हुई है और इख्तलाफ राय भी मौजूद है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं जिस वक्त ये फ़ैसला हुआ, और ख़ुद मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो क्लोज़ लोग हैं खान साहब के, उनसे जब सवालात हुए इंटरव्यूज़ में तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि पार्लियामान में रहा जाए और इतनी बड़ी तादाद के साथ इनका पार्लियामान में भी मुकाबला किया जाए और बाहर भी किया जाए। लेकिन खान साहब का फ़ैसला था और कुछ और लोगों का जो सीनियर लोग हैं कि नहीं, अगर पार्लियामान में रहेंगे तो वो इतना ज़ोर नहीं बात होगी, वो बात जमेगी नहीं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग तो इस वक्त फ्रेंडली अपोजिशन में बैठे हैं, राजा रियाज साहब वगैरह सारे डिफेक्ट करके ही बैठे हुए हैं, बहुत अरसे से जहांगीर तरीन साहब के साथ चले गए थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त तो कन्फ्यूजन का शिकार है, और इस वक्त लगता यह है कि रियासत का एक कैनवस है और उसके अंदर वो चीज़ें सेटल करते हुए नज़र आ रही हैं, और एक रास्ता है, एक पैसेज है, और वो है अदलिया का। ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, इंतशार है, उसमें कहीं ना कहीं एक सोच मौजूद है कि नहीं, इसको ज़रा सेटल करना चाहिए। लेकिन क्या खान साहब उस सोच के हामी होंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट, आखिरी 2 जुमले बोलने दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, 12 वो ये कह चुके हैं कि आप पार्लियामान जाएं, जिसमें इख्तलाफ है खान साहब की तहरीक इंसाफ का। वो कहते हैं पार्लियामान में जाके वहाँ पे आप मुंतखब किया था, इतने पैसे खर्च नहीं हो सकते कि 123 अरकान का इंतखाब हो फिर से, और आप पार्लियामान की तौक़ीर जो है उसको बरकरार रखें, सैंक्टिटी बरकरार रखें, और अब वही रास्ता है। और यही रास्ता कहीं ना कहीं उस मुलाकात में भी जिक्र हुआ जो बाज़गश्त है सियासी हलकों में। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश है, लेकिन क्या खान साहब एक टकराव की तरफ जाएंगे, आखिरी महाज की तरफ जाएंगे, या अदलिया से ही एक पैसेज के ज़रिए मामला हल होगा? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल मामला है और बहुत मुश्किल मरहला है आगे।
ठीक, NBC, आपके ख्याल में कौमी असम्बली से बाहर रहने का ज़्यादा नुकसान किसे हो रहा है, तहरीक इंसाफ को या फिर बाकी लोगों को? देखिए, बेसिकली तो मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी को बहुत सख्त नुकसान हो रहा है। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में या अपोजिशन में होती तो असम्बली का एक वक़ार होता है, एक ग्रेस होती, असम्बली पार्लियामेंट लगती है। आज जो खाली हॉल था, हाउस था, वो खाली नहीं होता, कम से कम आधा तो भरा हुआ होता वो, बल्कि उल्टा तो ये हुआ जो थे वो भी चले गए थे, PTI के लोग। मेरा ख्याल ये है कि जो आपने कोर्ट की बात की उसमें तो आज अदालत ने 2-3 बातें ऐसी की हैं जो यकीनी तौर पर नाकाबिल कबूल हैं PTI के लिए। एक तो उन्होंने कहा मांगा है हलफनामा कि आप ये हल्फ दें। अच्छा, पहले बता दूं मैं आपको, ये पिटीशन किसकी है? ये श्री मज़ारी की है, मोहम्मद अली ख़ान साहब की है और फ़रूक हबीब की है, जिनके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि वो PTI से अलग हो सकते हैं या PTI से उनका कोई इख्तलाफात होंगे या इमरान खान से इख्तलाफात होंगे। नो वे। इसका मतलब है ये कोई टैक्टिक थी, कोई हिकमत अमली का हिस्सा है कि हमारे इस्तीफ़े कबूल करो, अगर नहीं करते तो सबके नहीं करो, सबके इस्तीफ़े कबूल करो। ये मेरे ख्याल है इसका टीप का बनता। तो हाई कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप पहले लाताल्लुक़ी का इज़हार करें पार्लियामेंट के बाइकआउट से, फिर आप यकीन दिलाएं कि आप पार्लियामेंट जाया करेंगे, वहाँ बैठा करेंगे, डेलिब्रेशन में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ ये भी कि आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करेंगे। ये हलफनामा दें आप। उस पर अली जफर ज़ाहिर है उन्होंने आधा घंटा जो 1 घंटा ले लें आप। उसके बाद तो वापस आए तो उन्होंने कहा जी तो उनका यहाँ पे फैसला दे दें क्या? फैसला बहुत क्लियर आने वाला था कि पिटीशन मुस्तरद होती है, लेकिन अली जफर बचा के ले गए। उन्होंने कहा मैं टाइम दे दें, आप मोहलत दे दें। तो उन्होंने तो बहुत, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि आप कौमी असम्बली जाएं, पार्लियामेंट जाएं, उसका हिस्सा बने आप। खान साहब इस वक्त कई रास्तों की तलाश में, उन्होंने कई डोल डाले हुए थे, किसी से पानी निकला, किसी से नहीं निकला। मायूसी की सूरत हाल है हर तरफ, उनकी तरफ भी, हुकूमत की तरफ भी। तो मेरा ख्याल ऐसे में कन्फ्यूजन एक नाम है, एक इस्तिलाह है जो इस पूरी हर तरफ मौजूद है। ठीक, जुनैरा, अगर तहरीक इंसाफ असम्बली में ना बैठने पर कन्विंस्ड है तो फिर पंजाब में क्यों बैठी हुई है, KPK में क्यों है, सेनेट में क्यों है? क्या खान साहब इस वक्त विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं? देखिए, पंजाब में तो जिस तरीके से वो लोग जीत के आए हैं उसके बाद वो क्यों ना बैठते। इसी तरह KP में अगर गवर्नमेंट है उसको वो क्यों नहीं चलाएंगे। कश्मीर में, GB में, जहाँ जहाँ उनको ऑल एम्पावरिंग पोजीशंस मिली हुई हैं, वो उसको क्यों छोड़ेंगे। और वो जो ये पार्लियामेंट से बाहर हैं वो इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर जिस तरीके से ये गवर्नमेंट हटाई गई उसके बाद अगर वो उसी पार्लियामेंट में जाके बैठते तो वो लेजिटिमाइज करते इस पार्लियामेंट को, तो फिर उनके उस नैरेटिव का क्या बनता कि ये गवर्नमेंट गलत तरीके से आई है, इसमें कोई इंटरवेंशन थी और ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे खड़ी होके आई है। तो दे हैव टू स्टैंड बाय वन नैरेटिव, एक वक्त में 2 नैरेटिव तो नहीं चला सकते। दूसरी चीज़ ये कि अगर खान साहब को बहुत सारे रास्ते अगर मिल रहे हैं तो उनमें से एक रास्ता ये बड़ा आसान है कि वो कहें कि मुझे तो बहुत प्रेशराइज़ कर रही है जुडिशरी और मैं तो जुडिशरी की बड़ी इज्जत करता हूँ, और आज के इस आर्गूमेंट को ही देख लें, उन्होंने कहा आप वापस जाएं और ये बेतौकीरी ना करें। आपको लोग इतने पैसे खर्च करके, आपको पता है कितने पैसे खर्च होते हैं एक इलेक्शन पे, और लोगों ने आपको इलेक्ट किया और आप बाहर बैठे हुए हैं, तो चलें जी मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये बात ठीक है, लेट्स गो बैक टू द पार्लियामेंट। वो चले जाएंगे। उनका ना जाना और किसी भी तरीके से उसको रेजिस्ट करना मीन्स कि उनके पास कोई और कार्ड्स हैं जो वो प्ले करना चाहते हैं। तो जो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें मुझे नज़र आई है वो ये है कि कोई भी शख्स या इदारा जो खड़ा हो के आज हमें ये कह दे कि मैं आज नज़रियाती हो गया हूँ या आज मैं गैर सियासी हो गया हूँ, और उसकी 70 साल की हिस्ट्री कुछ और हो, तो कुछ साल तो लगेंगे ना ये मानने में कि वो नज़रियाती हो गया या गैर सियासी हो गया या सियासी हो गया है। तो उसी तरह किसी भी इदारे का ये काम नहीं बनता कि वो खड़े होकर कहे कि आप हल्फनामा लेके आए कि हम बेतौकीरी नहीं करेंगे पार्लियामेंट की, या ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो किसी जगह पे तो स्पीकर की आपको बात बिल्कुल ठीक लग जाए और किसी जगह पे आप कहें हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो ये दोनों तरफ से गेम्स हो रही। ठीक, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या वजह है? क्या ये इमरान खान का ज़ाती अना का मसला है कि मैं अगर वज़ीर आज़म नहीं हूं तो फिर असेंबली में भी नहीं जाना?
देखें, जो है कि जहाँ हुकूमत है वहाँ ठीक है हुकूमत, जहाँ हुकूमत नहीं है वहाँ ठीक नहीं है। ये तो कोई अच्छा नैरेटिव नहीं है जिसकी कोई बहुत ज़्यादा सताइश की जा सके। इसका मतलब है कि जब भी इमरान खान साहब कहीं अपोजिशन में आ जाएंगे तो वो निज़ाम को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देंगे कि क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं आ सका, लिहाजा मेरा काम है कि मैं लॉन्ग मार्च भी करूं, मैं पार्लियामेंट का बाइकाट भी करूं, मैं बाहर बैठूं, मैं किसी न किसी तरह इसको गिराने के लिए फुल कोशिश करूं। तो मुझे तो ये कोई ऐसी सही हिकमत अमली नहीं लगती है जिसकी कोई हम यहाँ बैठ के बड़ी पजीराई कर सकें कि जी बड़ी शानदार हिकमत अमली है कि यहाँ इक़्तिदार दो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये तो दौन धांधली है, हिकमत अमली तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि अदालत का कोई काम नहीं है कि वो हलफनामा ले किसी से कि आप पार्लियामेंट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उनको सिंपल कहना चाहिए था कि आप क्लीन हैंड से नहीं आए हैं, तो आपको आपके इस्तीफे स्पीकर ने किए हैं कबूल, आप जाएं और स्पीकर से बात करें या इलेक्शन कमीशन में पिटीशन करें। आप बदलिया के पीछे बैठ के अपने इस्तीफे रोक भी रहे हैं और कह रहे हैं हमने दिए भी हुए हैं। क्या जिन 3 सीटों के लिए आज इमरान खान साहब गए हैं, क्या ज़िमनी इंतखाब में वो ये 3 सीटें हारने की बात कर रहे हैं? क्या फ़ारूक हबीब साहब की छोड़ी हुई सीट जीत नहीं पा रहे तो वो फ़ारूक हबीब साहब को भेज दिया है कि अपना तो इंतखाब कैंसिल कराओ? क्या अली मोहम्मद खान वाली सीट जीती नहीं जा रही तो इसलिए उनको भेज दिया है, और एजाज शाह वाली सीट जीती जा रही है तो उसको नहीं भेजा है कि हाँ ठीक है वहाँ इंतखाब हो भी जाए तो कोई बात नहीं, वो मैं जीत रहा हूँ। अगर मैं बावल नगर वाली जीत रहा हूँ तो उसको ना भेजूँ, जो मैं हार रहा हूँ वो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल करा लूँ, जो मैं जीत रहा हूँ वहाँ पे इंतखाब कराता रहूँ। ये भी तो एक हिकमत अमली इमरान खान साहब की नजर आई है ना। यहाँ तो 10 के 10 आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते, 3 के जाने का मतलब है कि 3 सीटें तो आप नहीं जीत रहे हैं। आपके ख्याल में 10 के 10 लोगों को जाना चाहिए था? ठीक है नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। मौसम सरमा अभी आया नहीं, लेकिन हुकूमत ने पहले ही इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सर्दियों में इस साल भी गैस की किल्लत बरकरार रहेगी। सवाल यह है कि क्या हुकूमत की जिम्मेदारी आवाम को खबरदार करने तक ही महदूद हो चुकी है? NBC अलमिया यह है कि गर्मियों में हम बिजली का रोना रोते हैं और सर्दियों में गैस का, आखिर कब तक? पानी का भूल गई आप कि पानी का रोना तो सर्दियों में भी गर्मियों में भी होता है। अच्छा, बात यह है कि हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, हुकूमतें कोशिश नहीं करती एडवांस काम करने की। पिछली हुकूमत ने ये किया, इस हुकूमत ने थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की तो उसके अपने मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। गैस बहुत महंगी हो चुकी है, मार्केट में नहीं है, लेकिन क्या हम वो गैस ख़रीद नहीं सकते? मुझे पता नहीं कि $40 पे आप लेंगे नहीं लेंगे गैस। अगर $40 पे लिया तो हमें कितने का पड़ेगा? कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इतने कह सकता हूँ बस। सही। अवैस साहब, देखिए बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। मतलब शुमाल के अंदर तो सर्दी के अंदर गैस ज़रूरी है, महंगी है, जैसे NBC कह रहे थे, बिल्कुल आसमान से बातें करते हैं। इनके बिल जब आते हैं गैस के पिछले साल या पिछले जो सर्दियों में आए थे। दूसरी बात ये कि अपर सिंध के अंदर और लोअर सिंध के अंदर सर्दी की लहर बहुत तेज़ होती है। अपर सिंध के अंदर तो कहते हैं कि कोयटा की हवाएं यानी कि साइबेरिया की हवाएं वहाँ पे चलती हैं। तो वहाँ तो ओपन पड़े हुए हैं लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर लाइक सॉर्ट ऑफ लुकिंग फॉर शेल्टर। तो वो उनके लिए बहुत गंभीर सूरत हाल है। सिर्फ ये कहना कि जी किल्लत होगी तो अब आप गुजारा कीजिए, मैं कहता हूँ कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट करके बताया जाए कि हमें किल्लत थी, हमने ये काम किया है आपकी सहूलत के लिए, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए ये कहर से कम नहीं होगा, बहुत बड़ा अजाब होगा। सही। जुनैरा,
शाइस्ता, ब्लूमबर्ग में कल ये आया है कि कोई भी जो सप्लायर है वो पाकिस्तान को सप्लाई करने को तैयार नहीं है। टेंडर हमारा एक्सपायर हो गया है, कल एंड हो गया है, नोबडी हैज़ रिस्पॉन्डेड टू पाकिस्तान। और उसकी रीज़न वो ये दे रहे हैं कि जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है, दो फैक्टर्स ख़ास तौर पे इन्फ्लेशन और इसके अलावा जो हमारे फॉलिंग रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से जो सप्लायर हैं वो श्योर नहीं है कि हम उन्हें पेमेंट्स लॉन्ग टर्म में कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे पास जो लॉन्ग टर्म थोड़ी सी एक प्लानिंग करने से सस्ती पड़ती है गैस, उसकी तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गई है। सिर्फ स्पॉट बाइंग कर सकती हैं और स्पॉट बाइंग भी अब मुश्किल हो गई है बिकॉज वो यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं जिनका उन्हें पता है कि वो टाइम पे ज़्यादा महंगी ख़रीद लेंगे हमसे। सो हमारी इकॉनमी की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसकी वजह से ये हो रहा है। मेरे ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल वजह भी बतानी चाहिए। सही। मुजम्मिल साहब, देखें, वजह कुछ भी हो, अगर स्नोफॉल जहाँ हो रही है, जहाँ जो है बर्फ़बारी होगी, वहाँ हम गैस और बिजली नहीं दे सकेंगे, ना बिजली दे सकते हैं ना गैस दे सकते हैं। और अगर हम जहाँ ठंड होगी वहाँ नहीं दे सकते, ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का अपने शहरियों के साथ। कल को रियासत कहे कि मैं आपको ज़िंदा रहने की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो नहीं दे सकती जिससे आप ज़िंदा रह सकें, तो रियासत का और शहरियों का कॉन्ट्रैक्ट क्या रह गया? वजह कुछ भी हो, लेकिन जो एक कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट का अपने सिटीजन्स के साथ कि वो उनको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ तो फराहम करेगी। तो वेदर में, अगर एक्सट्रीम वेदर में आप नहीं देते हैं और आप नहीं दे सकते हैं, लोग ठंड से मरते हैं और आप गैस या बिजली से नहीं उसको कॉम्पनसेट कर सकते, तो कोई लेम एक्सक्यूज़, कोई जेन्युइन एक्सक्यूज़, दोनों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इंसानी जान से कीमती तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।